Good morning, friends, and my dear all lovely students. मैं हूं धनंजय भारद्वाज और आप लोगों को आपके अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि या फिर मैं अभी आज जो संबोधन करूंगा, दोस्त भी कह के संबोधन करूंगा और फिर माय डियर जो हमसे जो पढ़ते हैं, वो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बोलूँगा। तो दोस्त और स्टूडेंट्स दोनों मिला के बोलूँगा, तो इसके लिए वो कन्फ्यूज़न में क्रिएट नहीं होना है, क्योंकि कुछ जो हो सकता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है कि उसको भी कुछ इससे लाभ मिल जाए। और जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, खैर वो तो मुझे जानते ही हैं। और आज हम लोग 12th का एक चैप्टर है इकोसिस्टम, आज हम उसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा ऑल सिलेबस जो भी होता है 12 का, वो ख़त्म हो गया है। और आज हम लोग उसी में कुछ प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से जानेंगे कि इसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेगा उसका लेवल क्या रहने वाला है, या फिर जो भी इससे उनका एक तरह से ये समझ लीजिए ना कि उनका रिवीजन भी हो जाएगा। और हमको तो नहीं लगता है कि ये जो इकोसिस्टम वाला टॉपिक है वो कोई भी छोड़ना चाहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सबसे इजी मतलब टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे एकदम इजी वे में हम लोग इसको बना लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को शुरू करते हुए फिर से आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ और फिर से अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो मेरा पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन आ रहा है, इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि इकोसिस्टम में जो होता है, आप जानते हैं कि सबसे जो पहला आता है वो आता है उत्पादक। उत्पादक, इसके अंतर्गत जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी में ना ऐसे जो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन भी पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की, जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो संग्रहित रहती है तो किस में रहती है, तो आप बोलिएगा आराम से उत्पादक में रहती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये जो उत्पादक होता है इसी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा संग्रहित रहती है। दूसरी बात, इसका जो भक्षण करता है, सपोज डेट अभी मैं आपको एक आर श्रृंखला का जो होता है उसका एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो ये उत्पादक जो होता है, इसको मान लीजिए कि हिरण खाता है, हिरण खाया, तो ये जो आ जाएगा ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर हो जाएगा। देखिए, उत्पादक जो होता है, जो उत्पन्न होता है उसको, जो खाता है उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। जैसे ये हिरण है तो ये प्लांट जो है इसका ये क्या कर रहा है, इसका ये भोजन के रूप में इसको अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, समाहित कर रहा है। इससे इसको क्या मिलेगा, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। फिर इसको जो खाएगा, इसको कौन खाता है, लायन, यानी कि शेर। ये लायन जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अगर मान लिया जाए इस जो उत्पादक वाला जो ये था, अगर इसमें हम मान लेते हैं कि 100% एनर्जी होगा, ठीक है, सपोज डैट, तो फिर ये जो खाएगा इसको, इसका 10% ही खा पाता है। फिर ये जो होता है हिरण, इसको जब शेर जब अपना इसको शिकार बना के अपना ये शेर जब अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो वो क्या करेगा कि ये जो हिरण में जितना परसेंट एनर्जी आया है, किससे, प्लांट से, उत्पादक से, प्रोड्यूसर से, तो वो फिर क्या करेगा, जो फर्स्ट कंज्यूमर में 10% उसका ट्रांसफ़र हो पाएगा। फिर हिरण को जब शेर खाएगा अपना भोजन के रूप में, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इसका जो होता है 10% वो इसमें जाएगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो शीर्ष उपभोक्ता, उत्पादक, सर्वाहारी और है NOT, मतलब इसका मतलब है कि नन ऑफ दीज। तो इसका आप लोग क्या लगाइएगा, टिक। माय डियर प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट बताइएगा, फिर क्या हो जाएगा, उत्पादक। आपका जो उत्पादक हो जाएगा ये आपका राइट आंसर है। फिर आपका सेकेंड आता है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया। तो इकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, आप लोगों को हम क्लास में पढ़ाए भी थे, और बताइएगा इकोलॉजी जो होता है बाबू कितने सिलेबल से मिलके बना होता है। ये जो आपका जो इकोलॉजी जो है, इसको बताए थे आपको क्लास में, इकोलॉजी
इकोलॉजी। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि इसको दो पार्ट में, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको नहीं बोलेंगे कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, तो फिर इस चारों में से जो भी हो जाएगा या फिर तीनों में से जो भी हो जाएगा वो बोलेंगे। तो ऐसा नहीं करना, पहले हमको समझना है कि ये जो होता है ये दो सिलेबस, मतलब कि दो सिलेबस से मिलके बना है। एक होता है ओकियोस और एक क्या हो जाता है आपका, अब बताइएगा हमको, लॉगोस। ठीक है, तो ओकियोस का क्या अर्थ होता है? ओकियोस का अर्थ क्या होता है? घर होता है। ओकियोस मतलब घर, और फिर लोगोस मतलब लोग। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि इकोलॉजी जो होता है ये एक आवास या फिर निवास का स्थान होता है नॉर्मली। ठीक है, और लोगोस जो होता है तो लोग। अब जो घर में है, तो कहने का मतलब कि घर में जितने भी लोग निवास करते हैं इसकी इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जो आपका जो होता है इकोलॉजी, इसके अंतर्गत हर एक जीव जंतु आते हैं, और हर एक जीव जंतु आते हैं फिर क्या करते हैं कि वो प्रकृति को, मतलब कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे आप हम आते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओडम साहब जो थे, कौन से थे? ओडम। इनका जो नाम था, ठीक है, इसका नाम था, कहाँ पे, यहाँ पे लिख दो। ये जो ओडम साहब थे इसका नाम था, पूरा नाम हॉवर्ड, इसका जो पूरा नाम था मतलब हॉवर्ड टी ओडम, ऐसे करके कुछ था, टी ओडम। ये जो थे आपका कौन सा, ये हॉवर्ड टी ओडम साहब, ये भी क्या किए थे, ये एक पुस्तक ये भी लिखे थे। ठीक है, और ये जो पुस्तक जो लिखे थे उस पुस्तक का क्या नाम था, किसके द्वारा पुस्तक लिखा गया था? ये जो पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ओडम साहब, ये ओडम साहब जो पुस्तक लिखे थे उस पुस्तक का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक इन्होंने लिखे थे। ठीक है, कौन सा लिखे थे आप याद करते जाइएगा, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ये जो लिखे थे फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक लिखे थे। मतलब किसने लिखा था? तो हॉवर्ड टी ऑडम महोदय, ये जो थे एक पुस्तक लिखे थे। मैं फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ बाबू आप लोगों को, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखा। अगर ये भी एग्जाम में आ जाए, ये नहीं कि ये क्वेश्चन सही, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको ऑपरेशन मेथड से बोलते हैं, इसे वो बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मतलब मेथड का मतलब होता है बाबू कि एक क्वेश्चन से हम लोग जो इसके आसपास जितने भी अराउंड में आएंगे उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा ऑडम साहब का हो गया, एक पुस्तक कौन से लिखे थे, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फिर आपका ये इस पे आते हैं हॉर्वे साहब जो थे, ये हॉर्वे साहब एक किताब लिखे थे, डी मोंटो को किधर लिखे, हॉर्वे साहब, हॉर्वे साहब कहाँ चले गए आप, ये रहे हॉर्वे साहब। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं हॉर्वे साहब, ये जो पुस्तक लिखे थे डी मोटो कार्डिस, डी मोटो कार्डिस, डी मोटो कार्डिस, कहाँ पे इनको लिख दो, डी, हिंदी मीडियम वाले को फिर बोलेगा सर हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, डी मोटो कार्डूस ऐसे करके कुछ था। देखिए अब आप लोगों को पता ही है कि हमको हिंदी लिखने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, आप लोग फिर भी देख लीजिएगा। एक ये जो था आपका बुक, यही बुक लिखे थे कौन, हार्वे महोदय। और इस जो बुक में जो वर्णन वो किए थे कि रक्त के संचालन के बारे में उन्होंने बताया था। किसके बारे में? रक्त के संचालन के बारे में, यानी कि रक्त जो जाते हैं, रक्त जो प्रवाहित होता है तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी का डिटेल किए थे। ये अपना जो ये बुक लिखे थे डी मोटू या मोटू था, आप देख लेना। ठीक है, मोडू या फिर मोटू, अब देख लीजिएगा। ये जो कार्डूस नामक पुस्तक लिखे थे हार्वे महोदय लिखे थे। अब देखिए ऑडम फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, फिर हार्वे डी मोटो कार्डोस, ये लिखे थे। तो इकोलॉजी शब्द जैसे ही आ जाएगा, तो इकोलॉजी शब्द कितने सिलेबल से मिलकर बना है? दो सिलेबल से, एक ओकियोस यानी कि घर और लोगोस यानी कि लोग। तो इसका आप क्या आंसर देंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैकर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका जो आ जाएगा कौन सा हो जाएगा?
ये थे हैकल साहब, हैकल महोदय। ठीक है, अब आइए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव हैं। ये जो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अवयव हैं, यानी कि बायोटिक जो होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं जैविक अवयव होते हैं। तो उत्पादक यही प्लांट्स, उपभोक्ता यानी कि इसका यूज़ करने वाले, और यूज करके उसका मतलब कि उपयोग करके वो अपने जीवन में जो भी चीज़ को उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये लायन था, ठीक है, इसका जब मृत्यु होगा, ये जब मरेगा तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि ये विघटन हो जाएगा। इसका विघटन करने का मतलब इसका ये दूसरे रूप में इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, बोलिएगा आप लोग। और आप लोग जानते हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग तो जानते ही होंगे, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इसके बाद आज हम लोग जो है ओवरऑल 40 क्वेश्चंस करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे। और 40 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सब नॉर्मल आपको आता ही होगा। हम गॉड से प्रॉमिस मतलब गॉड को प्रे करेंगे कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आ जाए, लेकिन फिर भी आप लोग अपना इसमें मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपका तैयारी कहाँ तक हो चुका है। ठीक है, अब आता है ये जो है पारितंत्र शब्द किसने दिया, ये तो आपको याद ही होगा कि किसने दिया, एजी ट्रांसले। ये हर एक स्टूडेंट के मतलब रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजी ट्रांसले पारितंत्र। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी नामक किताब किसने लिखा था, तो आप बोलिएगा हावर्ड टी ऑडम महोदय ने। चलिए आप फिर आते हैं, कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है। इसमें ध्यान से देखिएगा, प्राकृतिक पारितंत्र इसका मतलब होता है कि वैसा चीज़ या वैसा कोई भी वस्तु, ठीक है, जिसको प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। आप लोग जानते ही होंगे। तो वन, क्या वन को इंसान बना सकता है, नहीं बना सकता है। अगर इंसान बनाएगा भी तो वो वन को नहीं बनाएगा बाबू, वो जो बनाएगा एक उपवन लगा सकता है, गार्डन लगा सकता है, बगीचा लगा सकता है। ठीक है, फिर आता है नदी, ये तो संभव ही नहीं है। पर्वत, क्या पहाड़ को बना सकता है, नहीं बना सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तब कुछ जैसे क्या कहते हैं उसको, हाँ गांव देहात में या फिर शहर में भी मिलता होगा, आप लोग देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे ना, हाँ याद आ गया, जहाँ पे जैसे ईटा का कारखाना रहता है ना, तो वहाँ पे मिट्टी को मतलब कि ऊंचाई पे रख के फिर उसके बाद ईटा को किया जाता है, उसका जो भी होता है फार्म हाउस में इंक्लूड किया जाता है। तो उसको नहीं पर्वत बोलते हैं। पर्वत का मतलब होता है इसमें चट्टान रहता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग राजगीर घूमने गए होंगे, मुंगेर गए होंगे अगर बिहार के हैं तो, है ना। तो ये पर्वत, इसको भी भगवान ही बनाया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। हम यहाँ पे खाली लिखे हैं ऑल, और एग्जाम में लिखा हुआ आपको मिलेगा ऑल ऑफ दी एबव या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट आता है, देखिए कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हम पिरामिड के बारे में आपको बताए थे। आपका ये जो पिरामिड होता है, पिरामिड, ये पिरामिड्स होते हैं कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के, आपको हम बताए थे, आपको क्लास में भी बताए थे, और इसे आप लोग जानते भी होंगे। 3 टाइप्स होते, पहला कौन सा हो जाता है आपका, तो आपको देखो दूसरा मार्कर है क्या, ये मार्कर ऑफ ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका होता है पिरामिड्स, तो ये तुम्हारा आपका जो फर्स्ट पिरामिड्स आता है, जिसको हम बोल सकते हैं पिरामिड्स ऑफ, पहले क्या ले लें लोग, जो बोल एनर्जी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का पिरामिड। दूसरा आता है, हम लोग लेते हैं पिरामिड्स ऑफ बायोमास। बायोमास, बायोमास का मतलब होता है बाबू ये जीव भार। ठीक है, तो जीव का जो भार होता है, एक होता है जीव भार का पिरामिड्स, और एक आपका हो गया कौन सा, एनर्जी का पिरामिड्स, और उसका फिर एक आता है आपका संख्या का पिरामिड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, देखिए अब देखिए पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब आप जानते हैं क्या होता है,
ऊर्जा होता है, बायोमास मतलब जीव भार, ये पिरामिड्स ऑफ नंबर मतलब संख्या का, पिरामिड्स संख्या का पिरामिड्स। अब देखो इसमें जो है ना बहुत सुंदर सा क्वेश्चन बनता है बाबू, ये पूछ लेगा ना कि जिसका जो होता है शेप किस आकार का रहता है, आकृति कैसा रहता है, ठीक है, सीधा रहता है या फिर उल्टा रहता है, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन मतलब देते हैं और फिर वो क्या कहते हैं एग्जाम में घुमाता फिराता भी है और स्टूडेंट्स इसमें गलती करके आ जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक ओनली फॉर मात्र एक ही है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक ही है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ये जो है बस ये जो हमेशा रहेगा सीधा रहता है, कैसा रहता है, सीधा। और बाकी बात जैसे अगर ये कैसे करके भी देता है क्वेश्चन कि कोई मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, तो उस पेड़ में फल लगा हुआ है, तो जिसमें पेड़ में फल लग जाएगा तो उस समय जो उसका ये पिरामिड का जो मॉडल जो होगा किस टाइप का होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, तिरछा होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग खुद देखिए या फिर आगे हो सकता है क्वेश्चन इसमें कहीं अगर हो तो फिर आप देख लेंगे, आपको हम ऐसे फिलहाल समझा देते हैं कि उसका जो जड़ होता है तो जड़ तो धरती के अंदर आप लोग जानते होंगे सॉइल में ही रहता है, और फिर उसका वो जो होता है ऊपर में रहता है और लिव्स उब्स रहते हैं यानी कि पत्तियाँ उत्तियाँ रहती हैं, और पत्तियाँ जो होता है तो पत्तियाँ पूरा फैला हुआ रहता है, शाखा की तरह रहता है, तो शाखा जो रहता है उसमें जब वो फल आता है तो होता क्या है कि वो एकदम पूरा फैल जाता है, ठीक है, तो जैसे ही फैल जाएगा तो ऊपर में उसका क्या हो जाएगा, इस आकृति का हो जाएगा, है ना, ये मान लीजिए ऐसे करके फैला हुआ है, ठीक है, मान लीजिए फैला हुआ है, धीरे धीरे क्या होता है कि उसका तना नीचे आते गया है और फिर उसमें जड़ में जाके वो हो गया। अब इसमें क्या देखें आप, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये किधर है, ज़्यादा आपको ये ज़्यादा चौड़ा दिखाई पड़ेगा, और इसके जैसे नीचे आइएगा, नीचे आते आते ये इस आकृति का हो जाएगा, ठीक है, पिरामिड यानी कि ट्रायंगल। आप इस आकृति का जैसे ही देखें, इस आकृति का जैसे ही देखें तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये होता है उल्टा, ये जो आपको दिखाई पड़ेगा ये पड़ता है सीधा, तो ये जो हो गया, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे सीधा पिरामिड, ये होता है टेढ़ा पिरामिड या फिर टेढ़ा क्या इसको बोलेंगे, उल्टा पिरामिड। ये तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो इसका क्या हो जाना चाहिए आंसर, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है कैसा होता है, सीधा होता है। और ये जो है तुम्हारा ऊर्जा का पिरामिड है बाबू, इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, आई थिंक ये पूछा गया भी है, आप लोग देख लीजिएगा, तो ये उसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, सीधा, ठीक है। अब देखिए आर श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बोल सकते हैं, बंद करो। तो देखिएगा ये जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आहार श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाबू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिंडमैन ही होना चाहिए, है ना। आप लोगों को तो ये रट ही चुके हैं क्लास में, तो इसके लिए कितना पिटाई भी लगा है आप लोगों को, आप जानते ही होंगे, है ना। तो फिर अभी जो कष्ट होता होगा ना, मैं जल्दी बता दूँ, अभी जो कष्ट होता होगा तो ये क्या बोलते हैं उसको, क्षणिक कष्ट होगा, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई में कष्ट हो लगेगा, फिर बहुत सारे फैक्टर होंगे, वायरस होंगे जो आपके जो स्टडी स्टाइल्स होंगे, कहने का मतलब जो आप पढ़ाई करते होंगे उसको क्या करता है वो कि उसको इफेक्ट डालेगा, लेकिन अभी उससे बच के रहना है, एग्जाम है, तो फिर थोड़ा सा आप उस पर कंसनट्रेट कर लीजिए, फिर ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है, तो अभी हमने आपको तुरंत बताया है, पारिस्थितिक तंत्र का जो संबंध होता है फिर 3 पिरामिड्स के द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहला पिरामिड्स था कौन सा, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, जीव भार का पिरामिड्स, फिर पिरामिड्स नंबर, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स कहने का मतलब संख्या, है ना। तो अब आप इसका जो सा देख लिए हैं, इसको तो ज़्यादा डिटेल में हम लोगों को करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। इसका हो जाएगा और ऊर्जा का पिरामिड्स, संख्या का पिरामिड्स, जीव भार का पिरामिड्स, आप यहाँ पे तीनों पिरामिड्स हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए अगला आते हैं क्वेश्चन, आर श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं।
आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को याद होना चाहिए बाबू। आहार श्रृंखला, आहार हम लोग जो भी कर रहे थे किसका, ये आहार श्रृंखला के परस्पर समूह को। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि आहार श्रृंखला होता क्या है। तो कुछ नहीं समझना, एक नंबर एकदम हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं आपको। प्लांट्स होते हैं, है ना, उत्पादक होते हैं, ये इसको प्रोड्यूसर बोल सकते हैं आप। प्रोड्यूसर हो गए ये, प्रोड्यूसर, ठीक है। इसका भक्षण कौन करेगा, इसको खाएगा कौन, नॉर्मली सी बात है, ग्रासहोपर्स, ये हम इसको ले रहे हैं, ग्रासहोपर्स, है ना। फिर इसको कौन सा खाएगा, इसको खाएगा फ्रॉग, मेढक खाएगा। फिर फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाएगा, स्नेक। और स्नेक को कौन खाता है, हमारा वो जो कैट वेट जो भी होता है, वल्चर जो भी आप बोल लीजिए, ये खाते हैं, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका है बाबू, इसको आप बोलिएगा, इसको आप बोलिएगा, ये आपका है एक आहार श्रृंखला, यानी कि फूड चेन, इसी को बोलते हैं आहार श्रृंखला। अब पूछ रहा है कि आहार श्रृंखलाओं के समूह को, जैसे अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स को ग्रासहोपर भी खाते हैं, ठीक है। फिर प्लांट्स को अब मान लीजिए कि जो गॉट्स होते हैं, बकरियां जो होती हैं, है ना, गॉट्स भी खाती है, बकरियां भी खाते हैं। फिर बकरियां क्या करते हैं, या फिर एक चीज़ और समझिएगा, प्लांट्स को डियर यानी जिसको आप हिरन बोलते हैं वो भी खाता है ना, हिरन खाता है। अब इस दोनों को कौन खाता है, इस दोनों को खा सकता है, कौन खाता है, लायंस खा सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब जो फूड चेन होगा, आहार श्रृंखला होगा, आहार श्रृंखला का एक सीक्वेंस होगा, ये जो चलेगा एक दिशीय क्रम में चलेगा, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है ये क्या बोलते हैं उसको, आहार जाल। आहार जाल जो होता है, आहार जाल में आपका ये नहीं है कि इसे अगर ये प्रोड्यूसर है जिसको ग्रासहोपर खाएगा तो ग्रासहोपर को फ्रॉग ही खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फूड चेन होता है एक दिशीय होता है, आपको भी मैंने तुरंत भी पहले बताया ही था। फूड चेन होता है एक दिशीय, इसका एक सीक्वेंस में ये चलेगा, लेकिन जो आपका होगा ये आहार श्रृंखला एक सीक्वेंस में चलेगा, जबकि आहार जाल जो होगा ये सीक्वेंस में नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को। तो इसका क्या आप लिखिएगा, आहार श्रृंखला के परस्पर समूह क्या कहेंगे, आहार जाल कहते हैं। चलिए, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। हरे पौधे आप जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप जानते होंगे कि ये एटीपी का निर्माण होता है, CO2 होता है, इसका सूत्र होता है C6 कर गैस है ना। तो उतना हम लोग डिटेल में आप लोग जानते ही, इतना हम नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो फिर देखिए हमको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हरे पौधे उत्पादक होते हैं, किसके होते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। दूसरा ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ, यानी कि दोनों, A एंड B। चौथा है नॉट। सबको पता है क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं कौन, तो आपके हरे पौधे। हरे पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, नहीं सॉरी, कंज्यूमर नहीं होते। हरे पौधे जो होते हैं ये आपको होते हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये होते हैं स्वपोषी भी होते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए, जैव विविधता का तप स्थल कौन सा है, ये नॉर्मली सी बात है, ये आपका स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपको हो जाएगा कौन सा, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का तप स्थल है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 16 वन पाए जाते हैं। 16 जो वन है कहाँ पाए जाते हैं, आप लोग खुद बोलिएगा, आप लोगों को पढ़ाया गया है और ये आप लोग जानते भी होंगे। उड़ीसा के पूर्वी तट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत 16 वन पाए जाते हैं, या फिर पश्चिमी जो आपके घाट होते हैं जो कहाँ हैं, केरल में है, यहाँ पे 16 वन पाए जाते हैं, या फिर दक्षिण के पठार इसमें 16 वन पाए जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों को पता ही होगा कहाँ पे, पश्चिमी घाट, यानी जो कहाँ पे स्थित है, केरल, केरल राज्य में 16 पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो आपका इकोसिस्टम होता है इसमें जो नियंत्रण मतलब कि एक संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। तो कौन संतुलन बनाए रखता है, ये चीज़ पूछ रहा है। नमी मृदा, ये जो आपका है नमी मृदा ये, या फिर
भोजन, भोजन या फिर शिकार करना या फिर था। और एक चीज़ आज बता देते हैं, एक चीज़ और, जैसे आजकल ट्रेड चला हुआ है, कुछ साधु महात्मा होते हैं, तो अगर वो कहीं बायोलॉजी पढ़ेंगे या कभी अगर वो हमको मिले या फिर कभी उसके तो हमको उनसे मिलवाना, जो ये बोलते हैं कि ये मांस नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो उनको पता नहीं है। हाँ, होता है कि कुछ धर्म में के लोग मानते हैं कि मांस नहीं खाना है, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये उनकी, मेरा मेरा पर्सनली ये नहीं इरादा है किसी के धार्मिक, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक ठेस पहुँचाऊँ। मैं एक ये इसको बता, यहाँ पे आ गया एक नियंत्रण वाला बात, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। इसका जो आंसर आपका होगा शिकार करना होगा, ठीक है, शिकार करना। अगर मान लिया जाए जितने भी मनुष्य हैं, अगर वो किसी भी चीज़ को, जैसे अगर चिकन ही खाते हैं, अगर चिकन को खाना छोड़ दिए तो फिर क्या हो जाएगा ना कि मुर्गा या फिर मुर्गी जो भी है उसकी संख्या बढ़ जाएगा। फिर ये मनुष्य से ज़्यादा जो है ना पृथ्वी पे दिखाई आपको वही चिकन उकन पड़ने लग जाएंगे, जो भी होता है। चिकन जो खाते हैं आप लोग, मटन जो खाते हैं, बकरी या फिर वो, या फिर अगर आप मान लीजिए अगर घास से जो होता है, अगर घास को हिरन नहीं खाएगा तो खाली घास ही बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हिरन को ये क्या कहते हैं शेर नहीं खाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, हिरन ही हिरन दिखेगा आपको। उसको अगर मान लिया जाए फिर वो शेर नहीं खाएगा तो हिरन हिरन दिखेगा। और फिर शेर अगर नहीं मरेगा या फिर उससे जो भी अगला उससे जो भी ताकतवर जो जानवर होता है अगर उसको नहीं मारे या फिर वो खुद नहीं मरे, कुछ है जो भी रीजन हो, आई डोंट इंटरफेयर एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो जो भी मतलब होता है अगर उसको वो नहीं करे, तो कहने का मतलब क्या है कि इस पृथ्वी पे, गौर कीजिएगा बाबू, इस पृथ्वी पे ना ही कुछ भी चीज़ घटता है और ना ही कुछ भी चीज़ बढ़ता है। बस उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको बस एक जैसी चीज़ है उसको बस उस चीज़ से लेके हम उसको दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, बस इतना ही करते हैं। ना चिकन खाने से किसी को कुछ होता है ना ही कुछ होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि जो शाकाहारी होंगे या फिर जो नॉनवेज होंगे, तो मेरा ऐसा कुछ भी भावना नहीं था, ठीक है। इसका शिकार करना हो जाएगा। ऐसे भी आजकल माया भरम ज़्यादा ही चल रहा है, तो बस इसी से बच के रहना है और सब चीज़ खाना है ज़िंदगी में। ज़िंदगी तो खाएंगे खाएंगे, बस ऐसे समझिए। नहीं खाएंगे तो फिर संतुलन नहीं बन पाएगा, ये भी चीज़ है। और फिर जो मनुष्य होता है वो अगर नहीं मरेगा तो खाली मनुष्य ही मनुष्य दिखेगा, कहीं पे जानवर दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये सब चलता रहता है, ना ही कुछ चीज़ घटता है ना ही कुछ बढ़ता है ना। देखिएगा जैसे ये है ना नियंत्रण, सब एक दूसरे पे संतुलित है। इस पृथ्वी पे ना ही कुछ घटता है ना ही कुछ बढ़ता है। हम नहीं है फिर भी पृथ्वी चल रहा था, हम आए हैं तब भी चलेगा, हम रहेंगे तब भी चलेगा, नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। तो बस इसी से समझ लीजिए, मतलब कि डायरेक्टली आप समझ लीजिए कि ये जो है पृथ्वी ना ही किसी भी चीज़ से घटने वाला है ना ही बढ़ने वाला है, जो भी है संतुलन में है और वो लिमिटेशन में है। वैसे तो ना तो वो रहेगा ही, ना ही कोई धरती पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसको क्या कर सकता है, घटा सकता है, ना ही कुछ बढ़ा सकता है। फिर भी आजकल जो नए नए लोग होते हैं जो समझते हैं जो सब कुछ मेरा ही है, थोड़ा सा कमाने लिए कि लगता है जैसे क्या बताएं। तो इसी पे एक देखिए हम थोड़ा शायरी भी लिखते हैं, वो बता देते हैं। तो एक शायरी करना चाहते हैं, इसी पे कुछ याद आ गया। इंसानों को गुरूर है सांसों की कुछ इस कदर, इंसानों को गुरूर है सांसों की कुछ इस कदर, सदियों की बात करता है लम्हों की सेज पर। तो कहने का मतलब कि उसको पता नहीं है कब तक है नहीं है, लेकिन वो कहेगा कि हम जो है सब मेरा ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बाबू, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा होता है। तो तुरंत मैंने आपको बताया था कि आपका प्लांट्स को कौन यूज़ करता है, खाता है इसको, ग्रासहॉपर्स, ग्रासहॉपर्स इसको खाता है, कौन सा, फ्रॉग, इसको खाता है स्नेक। तो तुरंत हम आपको बताए थे बाबू, ये जो होता है तुम्हारा प्रोड्यूसर है ना, ये आपके हो गए प्रोड्यूसर। फिर ये तुम्हारा होता है फर्स्ट कंज्यूमर, पहली बार जो किसी को खाएगा वो होगा फर्स्ट कंज्यूमर। फिर दूसरी बार ये जैसे है तुम्हारा, तो ये होगा सेकंड कंज्यूमर और ये हो जाएगा थर्ड कंज्यूमर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कंज्यूमर हमेशा ऑलवेज फर्स्ट कम, ये जो आपका होता है क्या फर्स्ट कंज्यूमर ऑलवेज जो होगा क्या होगा, हमेशा से ये रहेगा वो शाकाहारी रहेगा, वो मांसाहारी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग सोचिए ना कि वो उत्पादक होता है प्लांट्स, तो प्लांट्स को जो भी चीज़ खाएगा तो क्या वो ये मांसाहारी तो हो नहीं सकता। तो
क्या रहेगा, शाकाहारी रहेगा। और जो पहली बार खाएगा घास को वो फर्स्ट कंज्यूमर, फिर उसको जो खाएगा वो आएगा सेकेंड में, फिर उसको जो खाएगा वो आएगा थर्ड में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, घास से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में टिड्डा है। तो आप लोग नॉर्मली देख रहे टिड्डा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। उत्पादक प्लांट्स, उपभोक्ता जो उसका यूज़ करता है, जो उसका उपयोग करता है वही होता है। अगला ये पारिस्थितिक तंत्र में के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुरंत देखिए ये एक सीक्वेंस से जा रहा है, ना ही ऐसा है कि पहले फ्रॉग नहीं आ जाएगा या फिर फ्रॉग से पहले स्नेक नहीं आ जाएगा। स्नेक को फ्रॉग नहीं खा सकता या फिर फ्रॉग को ग्रासहोपर्स नहीं खा सकते, है ना, ग्रासहोपर्स को प्लांट्स नहीं खा सकते। तो ये एक सीक्वेंस में बना हुआ एक दिशा में चलेगा, यानी कि प्लांट्स को ग्रासहोपर ही खाएंगे और ग्रासहोपर्स को फ्रॉग खाएंगे, फ्रॉग को स्नेक खाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक दिशा। ठीक है, एक दिशा। अगला आइए, सबसे बड़ा पारितंत्र है वन का पारितंत्र समुद्री, मतलब देखो इसको हम शॉर्टकट में लिखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी रात हो गई है, करीब करीब यहाँ पे 12 बजने वाले हैं। और वो फिर ज़्यादा ही सब मेरा जो स्टूडेंट जहाँ मतलब क्या बताएं, सबका एग्ज़ाम आ गया नज़दीक, तो वो फिर सब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि नहीं सर प्रैक्टिस सेशन करवा दीजिए। तो हम सोचे हैं जो जितना भी बायो का चैप्टर है मैं सबसे कोशिश करूँगा जहाँ तक हमसे हो पाएगा आप लोगों का हेल्प करने में। ठीक है, मैं हेल्प करूँगा और हर एक चैप्टर से कुछ जो मेरे अनुसार जो लगता है मेरे अकॉर्डिंग, ये जो भी आपका ये TTI रहेगा, प्लस TTI मतलब होता है ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, ये मेरा लैंग्वेज है। तो ये जो भी होता है TTI जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम चाहेंगे प्रैक्टिस सेशन में आपको करवा दें, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। तो नॉर्मली से आप इसे भी देख सकते हैं, तालाब तो एक कृत्रिम भी हो सकता है, मानव द्वारा बनाया भी जा सकता है, लेकिन समुद्री मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। वन भी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन वन से ज़्यादा पानी। आप जानते हो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, उसका अन्य नाम क्या है, नीला ग्रह नाम है। तो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इस पर पानी अधिक मात्रा में होती है। इसका क्या होना चाहिए, समुद्र। कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता, तुरंत भी आपको बताए थे। पिरामिड 3 टाइप्स के, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ क्या एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ नंबर। कौन सा नहीं होगा, को याद होना चाहिए। ऊर्जा का जो पिरामिड्स होगा वो कभी भी क्या होगा, उल्टा नहीं होगा। और एक बात और आप याद रखिए, ये जो आपका होता है क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा का पिरामिड्स, ठीक है ना, इसको उत्तम प्रकार का पिरामिड भी बोला गया है जो सदैव सत्य होता है। यही एक है जो ट्रू रहेगा, बाकी बात हो सकता है कभी सब क्या होता है कि फॉल्स भी होता है, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सदैव हमेशा सत्य होता है। अगला आते हैं क्वेश्चन पे, कौन सा वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है, उत्पादक वही प्लांट्स में जो आएंगे इसके अंतर्गत जो आएंगे। तो वैली सनेरिया, दूसरा एस्पायरोगाइरा, टैक्टोना, निम्फिया। आपका हो जाएगा टैक्टोना, इसे तो आपको याद ही है। संख्या के आधार पर एक फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है, तुरंत आपको जस्ट हम पहले बताए थे, एक एग्जाम्पल देके गाछ का मतलब पेड़ का जो होता है चित्र उसको बना के, तो वैसा होता है संख्या के आधार पर। संख्या रहे कुछ भी रहे, मेरी बात से समझिएगा, संख्या रहे, जीव भार रहे, कुछ भी रहे, एनीथिंग, अगर वहाँ पे ऊर्जा का बात नहीं हो रहा है तो वो हमेशा होता है उल्टा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा। नेक्स्ट आइएगा, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है शर्करा का किण्वन, प्राणी एवं पौधों का जीवाणुओं द्वारा यानी कि बैक्टीरिया द्वारा अपघटन, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण और सूर्य का प्रकाश। बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप TTI कर लीजिए। TTI यानी कि ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। इसका क्या हो जाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होगा। क्यों, आप जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत होता है क्या होता है, सूर्य होते हैं। इस सूर्य के प्रकाश के आने के बाद ही ना पौधा ये और CO2 की उपस्थिति में क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। यहाँ पूछ रहा है ऊर्जा का स्रोत, सबसे बड़ा ऊर्जा कौन, क्या सूर्यमान से बड़ा कोई लाइट है धरती पे, हमको तो नहीं लगता है। अगर आपको लगे तो फिर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है। जब नहीं जल की बात आएगी ना, जिस समय जैसे या जल जानते हैं कि सबसे कम जल कौन पीता है, या फिर जल के बिना भी बहुत सप्ताह तक कौन रह जाते हैं, वो पता ही होगा कौन सा, क्या वो नेक्टिवरस है,
छिपकली हैं, काइटोन है, नहीं, कौन होते हैं? ऊँट। किसका निर्माण पारिस्थितिक तंत्र से होता है? खाद्य श्रृंखला, बिल्कुल सही है। खाद्य जाल, ये भी सही है। क्या हम लोग मानेंगे आंसर? बोथ है, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में आहार स्तर को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन। आहार स्तर को क्या कहा जाता है? देखिएगा ये उपभोक्ता लिखा हुआ है। आहार, प्लांट्स है, इसे क्या प्राप्त कर रही है? आहार ही तो प्राप्त कर रहे हैं ना। तो ये कौन सा आ गया? फर्स्ट कंज्यूमर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? फर्स्ट कंज्यूमर। कंज्यूमर जिससे आ गया कंज्यूमर। इसमें देखिए और देखिएगा, और ऑप्शन से छांटते हैं, ये भी देखना। क्या क्या दे रहे हैं? उत्पादक स्तर, वेरी गुड। उपभोक्ता स्तर, ठीक है। शाकाहारी स्तर, ठीक है। पोषण स्तर, ठीक है। यहाँ तक उत्पादक प्लांट्स होगा ही नहीं। शाकाहारी जो क्या करेगा? एकदम पकड़ के, समझ ही रहे हैं, चपचपाएगा। क्या चपचपाएगा? तो वही शाकाहारी वाला चीज़, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये पोषण स्तर, न्यूट्रिशंस लेवल, ये तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता स्तर, यानी कि कंज्यूमर। देखिएगा 10% ऊर्जा ह्रास का नियम किसने बनाया था? या भाई तुरंत आप नशा से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए थे। कौन थे वो? 10% ऊर्जा ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी, या फिर क्षय का नियम किसने बनाया? तो क्या हो जाएगा? लिंडमान साहब। देखो बाबू, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। जो 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है इसके कितने घटक होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पारिस्थितिक तंत्र का, ये पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं। तो कौन कौन से दो घटक हो सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका आंसर निकल जाएगा। कुछ वो ऐसा नहीं है कि ये मतलब ज़्यादा वो है क्वेश्चन, आपके लेवल का है ये, देख लीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, यहाँ पे तो ये तो क्लियर कर रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके कितने घटक होते हैं बाबू? लोग बोलिएगा, दो घटक होते हैं। अब देखो इसमें पहला बोल रहा है पौधा, पौधे और प्राणी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है जैविक और अजैविक O2 यानी कि ऑक्सीजन एंड CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। NO2 मतलब नन ऑफ दीज। इस बताइए चारों में से कौन सा होगा? आप लोग जैसा कि जानते ही होंगे, सबसे पहले इकोसिस्टम के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। आपका जो ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अगर हम घटक की बात करें कितने हो जाएंगे? दो। एक होता है बायोटिक, जिसको आप जैविक बोलते हैं, एंड सेकेंड होता है एबायोटिक, जिसको क्या बोलते हैं बाबू? बायोटिक जैविक और एबायोटिक अजैविक। तो देखो पौधों और प्राणी जो है इसी दोनों के अंतर्गत में आ जाते हैं, है ना। पौधे और प्राणी तो हो नहीं रहे हैं, तो इसमें कौन सा आपको अनुसार होना चाहिए? जैविक और अजैविक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 26। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित है? ऊर्जा के प्रवाह में। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है पदार्थों के अनुचक्रण में, वही मतलब क्या चीज़, साइकिलिंग वाली बात हो गई है, चक्रण वाली बात, ठीक है। और ए एंड बी, ऑप्शन ए एंड बी। और चौथा है एंटी यानी कि नोट या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हो जाएगा ए एंड बी। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र का जो महत्व होता है वो किस में निहित है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऊर्जा के प्रवाह में पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें जो होते हैं, जो आपको ये प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, मतलब फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं, मतलब होते हैं, सेकेंड कंज्यूमर होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। जितने भी कंज्यूमर होते हैं आपके, सबके सब क्या करते हैं? ऊर्जा का ही तो प्रवाह करते हैं ना। मेरे कहने का मतलब जितने भी होते हैं इसमें ये प्रोड्यूसर जो होता है, उसके बाद जैसे आपका फर्स्ट कंज्यूमर आता है, जिसमें आप देखे थे ग्रास पेपर आपका आता था और भी सारी चीज़ आते थे। तो वो सब क्या करता था? ऊर्जा का ही तो वो प्रवाह करता है ना। पदार्थों के अनुचक्रण, आप जानते हैं क्या? पहले घास था, उसको कौन खाया?
हिरण खाया। हिरण को कौन खाया? बाघ खाया। बाघ मरेगा कहाँ मिलेगा? मिट्टी में मिलेगा। फिर मिट्टी से क्या होगा? वही पादप उगेंगे, है ना, अपघटन होगा। तो ये उसका तो पुनः तो चक्र होता है, ये साइकिलिंग चलते रहता है, इसीलिए ऑप्शन ए है बी। अब देखिए क्वेश्चन पारिस्थितिक तंत्र, अगला क्वेश्चन 27 नंबर जानेंगे हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र नहीं है एक। यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है, यहीं पे स्टूडेंट्स फंसता है, ठीक है। तो बोलेगा सर कैसे होता है ये? तो देखो बाबू, ये जो आपका होता है ना पारिस्थितिक तंत्र, बस है देखता है फटाफट मारना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो नहीं वाला रहता है ना, कोई भी क्वेश्चन यही फंसाता है एग्जाम में, ठीक है ना। स्टूडेंट सेटिंग ला के आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, तो 92 नंबर आ रहे हैं। फिर मैं हम जब पूछते हैं 92 नंबर कैसे आ रहे हैं, तो बोलते हैं क्या क्या बनाया बाबू, दिखा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन जब दिखाता है उसमें देखते हैं ये जो नहीं रहता है वो नहीं को नहीं देख पाता है। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो नहीं बोला जहाँ पे भी रहेगा इसको गौर से देखना है। नहीं है खुला तंत्र। क्या पारिस्थितिक जो तंत्र होता है खुला हुआ तंत्र नहीं होता है? बिल्कुल होता है। नेक्स्ट रहता है बंद तंत्र, इसको भी छोड़ते हैं, अगला चलिए अस्थिर तंत्र। क्या पारिस्थितिक जो तंत्र होता है वो स्थिर रहता है? स्थिर रहने का मतलब है कि वो एक, जैसे ये आपको देखिए बताता हूँ मैं, प्लांट्स था। हम देखिए बार बार इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? अब इसलिए ले रहे हैं जैसे कि ये आपके माइंड में है एकदम नॉर्मल इजी एग्जाम्पल, जो कि आप 9th-10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। तो इसीलिए आपका ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमको याद नहीं है एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल की तो बौछारों लगा देंगे, लेकिन बस पढ़ाएंगे उतना ही जो समझ में आए। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक में है। देखो प्लांट से ग्रासहोपर GH, इसे को क्या खाया? फ्रॉग। इसको कौन खा रहा है? स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है? काइट। ठीक है, फिर काइट क्या होगा? इसका भी तो डेप्थ होगा, उसका क्या बनेगा? ये डिकम्पोजर्स बनेगा, डिकम्पोजर्स बनेगा। किस में ये मिलेगा फिर? लैंड, यानी कि मिट्टी में मिलेगा। तो कहने का मतलब है क्या ये स्थिर है? ये इसके पास जो ऊर्जा था ये जब लिया, ग्रासहोपर के पास जब ऊर्जा गया, एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, या फिर जो भी आप समझ लीजिए, इसके पास गया तो क्या इसी के पास रुक गया? नहीं रुका, यहाँ से इसमें भी गया। किसके पास? फ्रॉग के पास गया। फ्रॉग से स्नेक में गया, स्नेक से काइट में गया, काइट से डिकम्पोजर्स बना, डिकम्पोजर्स से फिर वो मिट्टी में मिला, मिट्टी के बाद फिर वही क्या हो गया उसमें, फिर उसी से फिर पादप बना शुरू हो गया। तो क्या इसका जो एनर्जी था क्या वो एक स्थान पर रुका रहा? तो नहीं रुका रहा, वो क्या जब होते रहा, मतलब आगे बढ़ते रहा। तो इसीलिए ये क्या है? एक अस्थिर तंत्र भी है और खुला हुआ तंत्र भी है, ठीक है। तो अब देखो एक बार है तुम्हारा कौन सा बच रहा है? बंद तंत्र। क्या ज़िंदगी में कभी भी पारिस्थितिक जो तंत्र होता है वो बंद होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? नेगेटिव दे रखा है क्वेश्चन में कि पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, नहीं का नहीं आंसर, तो क्या नहीं होता है? तो ये जो होता है वो पारिस्थितिक तंत्र वो बंद नहीं होता है, इसीलिए निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला ये पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, अभी तुरंत इस पर डिस्कस किए थे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमको नहीं लगता है कि इस पर ज़्यादा कोई डिस्कशन करना बाकी रहेगा, फिर भी एक बार और देख लीजिए, ठीक है ना। ये जो होता है पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देर फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट आपका क्वेश्चन ले लो ना, एनर्जी ले लो, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी ले लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स ले लो, पिरामिड्स ऑफ और अगर इच्छा हो तो बायोमास ले लो। तो 3 होता है, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे अधिकतम जमीनी प्राथमिकता उत्पादकता वाला परितंत्र होता है। वेरी गुड। जो क्या करता है? जमीनी यानी कि लैंड, यानी कि फील्ड की बात हो रही है। प्राथमिकता होता है, सिर्फ प्राथमिक कौन होता है? जंगल होता है ना। मरुस्थल में तो घास फूस होंगे नहीं, महासागर में कहाँ से मिलेंगे भाई? तालाब में तो मछलियाँ रहती है, वहाँ पे तो वन मिलेगा नहीं, जंगल मिलेगा नहीं। अगला वृक्ष रहित जीवों को कहते हैं, वृक्ष रहित जीवों। सबसे पहले हम जानें कि ये जीवों होता क्या है ना। जीवों देखिएगा बाबू, जो जीवों जो होता है ना, जीवों उसको बोलते हैं
जहाँ पे क्या होता है, वृक्ष नहीं के बराबर पाया जाता है, वहाँ पे वृक्ष नहीं होते हैं, ऐसे मान लो। ये नॉर्मली इसे याद रख लो ना, एग्जाम में याद रहेगा कि जहाँ पे वृक्ष नहीं होते हैं वही क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। ठीक। टुंड्रा, क्या टुंड्रा में ये जो तुम्हारा टुंड्रा जो वन होता है, ठीक है ना, टुंड्रा वन, इस टुंड्रा वन में ये जो तुम्हारा जितने भी होते हैं पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे नहीं पाए जाते। मरुस्थल, मरुस्थल में कहाँ से आएंगे, इसका नाम ही जखनी डिजेट समझ ही रहे होंगे, घास का मैदान। आपकी खुशी के लिए हम बता दें कि घास जो होता है जहाँ पे दुभी लगते हैं, ठीक है ना, वो कुछ आसपास में केमिकल्स को छोड़ते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वृक्ष, कोई बड़ा सा वृक्ष वहाँ पे नहीं रहेगा। और जहाँ पे भी बड़ा सा वृक्ष अगर कहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, तो बड़ा वृक्ष जहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे आप क्या देखिएगा कि वहाँ का जो, जैसे अगर साइड में कहीं कुछ वृक्ष, मतलब मान लो ना घास ऐसे रहेगा, ठीक है, तो घास जब रहेगा तो फिर वहाँ पे वृक्ष नहीं उगेंगे, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा जहाँ पे बड़ा वृक्ष रहेगा वहाँ पे आपको घास नहीं देखने, ग्रास देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या देखने का है, घास का मैदान। आपका जो फील्ड होता है क्या वो घास मिलता है, नहीं मिलता, यही होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल, है ना। टुंड्रा में भी नहीं पाया जाता है, मरुस्थल में भी नहीं पाया जाता है, घास में भी, घास का मैदान में भी नहीं पाया जाता है। देखिएगा, कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है। शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता मतलब क्या होता है, देखिए बाबू, शीत निष्क्रियता क्या देखा है, कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है। पहला ऑप्शन है लयबद्ध, दूसरा सामयिक, कदाचित, क्षणिक। क्षणिक मतलब होता है, देर से हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। क्षणिक मतलब होता है मतलब थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, क्षणिक मतलब ये होता है। तो क्षणिक तो होगा नहीं, कदाचित, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता ये। शीत निष्क्रियता का मतलब लयबद्ध, बिल्कुल नहीं, सामयिक, सामयिक, ये कैसे होगा, देखिए शीत निष्क्रियता का अर्थ ही होता है, क्या अर्थ होता है, कोई एक प्रॉपर टाइम में, है ना। शीत निष्क्रियता यहाँ से देख लीजिए ना, अब यहाँ पे शीत को देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ पे ग्रीष्म निष्क्रियता मिलता है। तो शीत निष्क्रियता में देखिएगा, जैसे आप अगर कहीं और की बात कर लीजिए, अगर ध्रुवीय भालू की अगर बात आप कीजिएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे शीत के मौसम में ये सब जो है क्या मतलब देखने के लिए मिलता है कि शीत के मौसम में आपको वहाँ ध्रुवीय जो भालू होते हैं उसका बाल बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि चांगपा प्रजाति के लोग होते हैं, चांगपा क्या करता है, बकरियों को पोषता है, कहाँ पे रहता है, तो वो 5-4 मीटर की ऊंचाई पर, हाँ 5-4 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। वहीं से तुम्हारा पश्मीना शॉल ये प्राप्त किया जाता है ना। पश्मीना शॉल भी वहाँ से प्राप्त किया जाता है। और पश्मीना शॉल जो होता है उसमें को बनाने में 250 घंटे लगते हैं, एक पश्मीना शॉल को 250 घंटे जो लगते हैं, उसमें क्या होता है, उसका बकरी जो होता है वहाँ पे उसका घने घने बाल होते हैं, तो उसको ले जाया जाता है ठंड प्रदेश में, कहाँ, चराने के लिए। इसलिए ले जाया जाता है क्योंकि जितना उसमें ठंड पड़ेगा ना तो उसका बाल उतना तेज़ी से बढ़ता है, तो बढ़ता है ना, तो फिर उसको काट के वो तुम्हारा पश्मीना शॉल बनाया जाता है। और पश्मीना शॉल बहुत ही महंगा होता है। और पश्मीना शॉल में मैं बता दूं आपके नॉलेज के लिए, पश्मीना शॉल में एक शॉल तुम्हारा 6 स्वेटर की इतना गर्मी देता है। आप अगर 6 स्वेटर पहनिएगा और एक पश्मीना शॉल और कोई व्यक्ति और रखा है तो दोनों इक्वल में रहिएगा। कहने का मतलब कि 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शॉल में गर्मी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, बकरी का जो बाल होता है ना, जैसे हम लोगों का बाल होता है, तो एक बाल जो होता है बकरी का, और एक बाल जो बकरी का होता है और मनुष्य का जो बाल होता है उससे 6 गुना पतला होता है। बकरी का बाल मनुष्य के बाल से 6 गुना पतला होता है। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीन में नहीं बुना जाता। मशीन में उसका जो होता है वो, जैसे स्वेटर वुटर देखते होंगे आप, घर में कोई रहते होंगे लेडीज उडीज, तो वो लोग क्या करते हैं उसको बुनते हैं। लेकिन पश्मीना शॉल को क्या किया जाता है, और उसको क्रूश से भी क्रूश आता है, उसी से स्वेटर बनाया जाता है। वैसे भी उसको हाथ से बुना जाता है, और कुछ उसके सामग्री रहते होंगे वो खास प्रजाति है, वही सब क्या करते हैं पश्मीना शॉल को बनाता है। और पश्मीना शॉल बहुत महंगा भी बिकता है, तो इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं, या फिर 250 घंटे लगते हैं ना, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 10 दिन और 10 घंटा, है ना। तो एक पश्मीना शॉल बनाने में 10 दिन 10 घंटा लगता है, सोच लीजिए।
तो भी क्या हो रहा है, शीत निवारण के कारण वहाँ उस समय जो बकरी का जो बाल बढ़ रहा था, क्यों बढ़ रहा था, वो ध्रुवीय नहीं भी मान सकते, उसमें तो क्या था, ठंडे प्रदेश में थे। तो जब ठंडे प्रदेश में थे तो क्या हुआ था कि शीत निवारण का काम कर रहा था कौन, बकरी का बाल। एम आई राइट, कोई दिक्कत? चलिए इसका बाबू देखिए, ये तो हो गया ना सामयिक। एक सफल परजीवी वह होता है जो तेजी से वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर बी, तेजी से प्रजनन करता है। ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक आतिथ्य से चिपका रहता है। नेक्स्ट, अपने अतिथि से न्यूनतम मांग करता है। बताइए इसके अनुसार कौन सा होना चाहिए? पहला, तेजी से वृद्धि करता है। परजीवी जब तेजी से बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या वो एक आदर्श परजीवी कहलाएगा? नहीं कहला सकता। तेजी से प्रजनन करेगा, वो रिप्रोडक्शन करके क्या करेगा, अपना जनसंख्या उसका जो होगा या उसका जो संतति होगा वो अपनी संतति में वृद्धि करेगा, और वृद्धि करने से भी उसको आप एक सफल परजीवी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, लंबे समय तक आतिथ्य से चिपका रहता है। हाँ, देखिएगा इस पर तो एक ही जगह उसमें बताते हैं, जैसे क्या ही बोलूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे जो है ना, ये लंबे समय तक आतिथ्य से चिपका रहता है। कहीं पे भी आप जाइएगा ना तो ज़्यादा देर तक वहाँ पे मत चिपकिएगा, उससे आपकी क्या होती है, वैल्यूएशन ख़राब होता है, रिपुटेशन पे कुछ उस पर इफेक्ट थोड़ा बहुत पड़ ही जाता है। तो वही चीज़ है, लंबे समय तक आतिथ्य से चिपका रहता है। ये जब परजीवी जब किसी के भी बॉडी में जाके चिपका हुआ रहेगा तो क्या करेगा, उसको हार्म पहुँचाएगा। क्या ये एक सफल परजीवी का काम होता है? नहीं होता। क्या होता है, अपने अतिथि से न्यूनतम मांग करता है। अगर परजीवी किसी के बॉडी में भी चला जाए, किसी जीव के भी बॉडी में चला जाए, तो वो उसको ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा। कहने का मतलब यही है बाबू, वो ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है। जो सबसे कम हार्म पहुंचाएगा, हार्म मतलब होता है हानि, सबसे कम हानि पहुंचाएगा, वो क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा एक सफल परजीवी। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, किस परितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता किस परितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है? घास स्थल, मैग्रोव, कोरल रीफ, बरसात। इसका क्या हो जाएगा, मैग्रोव, है ना। इसको समझाने की आप लोग जानते हैं मैग्रोव क्या हो, किसका बनना नहीं है। नेक्स्ट आइए, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? तो वायु आर्द्रता को किससे मापा जाता है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिएगा, ऑक्सीनोमीटर जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑक्सीनोमीटर, है ना। ऑक्सीनोमीटर, इसे क्या मापा जाता है, ऑक्सीनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है, मिल गया। ऑक्सीनोमीटर से मापा जाता है पौधों की लंबाई, लेंस ऑफ प्लांट्स। क्या मापा जाता है बाबू, ऑक्सीनोमीटर से लेंथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधा जो होता है उसकी लंबाई को मापा जाता है, ठीक है। अब आता है आपका कौन सा, ये फोटोमीटर। फोटोमीटर जो होता है, पहले इसको समझिएगा। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है, ठीक है ना, फोटोमीटर। फोटोमीटर जो होता है ये किससे रिलेटेड होता है, कौन है मार्कर, ये जो होता है ये आपका ये तो ऑक्सीमीटर हो गया, फोटोमीटर पे है ना। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता, लाइट्स, यानी कि प्रकाश से रिलेटेड मापन करता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है, ठीक है। और आपका लास्ट कौन बच रहा है, और डी नंबर जो बचा हुआ है फोटोमीटर,
ये जो आपका फोटोमीटर होता है, तो ये जो कौन सा फोटोमीटर लिख ही देते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान के रूप और हम कष्ट नहीं दे सकते हैं, इसके लिए बोले हम कष्ट में चलेगा। फोटोमीटर, ये जो होता है फोटोमीटर बाबू, ये मिट्टी में जो नमी होता है ना, मिट्टी में नमी जो होता है, सॉइल में जो नमी होता है, ठीक है, इसको मापने का काम कौन करता है? फोटोमीटर। अब कौन सा बचा आपका? वायुमंडलीय आर्द्रता। ये कौन सा हो जाएगा? भाई कौन सा बच रहा है ऑप्शन? आप देख ही लिए। ऑक्सीजनोमीटर किसके? लेंथ ऑफ प्लांट यानी कि पौधे की लंबाई को मापता है। फोटोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसको मापा जाता है? तो फोटोमीटर के द्वारा प्रकाश की जो होते हैं क्या प्रकाश की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता उसको मापी जाती है। फोटोमीटर जो होता है आपका यंत्र, इससे क्या मापा जाता है? मिट्टी में जो नमी होती है कि इसमें मिट्टी में कितना नमी होता है। जैसे आपका एक है ना पौधा, क्रोटोन पौधा, तो क्रोटोन पौधा क्या करता है? मतलब आपको दिखाता है कि ज़मीन जो है उस ज़मीन में नमी है या नहीं है, पानी की मात्रा है या नहीं है, पर्याप्त जितना उसको चाहिए उतना है या नहीं है ना। तो इससे क्या करता है? इसको नाप मतलब मिट्टी में नमी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है आपका फोटोमीटर। ठीक है, अब अगर इसको भी, इस तीनों को भी आप लिख लेंगे, इसका क्या अर्थ होता है, इसका इसी यंत्र का क्या वर्क है। ठीक है, ये जो आपका है ये भी आपका TTI यानी कि इट्स माई लैंग्वेज। ओके, TTI इज फुल फॉर्म इज ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट, है ना। जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो तो जानते ही होंगे। आगे आइए, इसका क्या हो जाएगा बाबू? हाइग्रोमीटर। एक बचा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। सल्फर का सबसे बड़ा संग्रह आप जानते ही हैं, क्या हो जाएगा? चट्टान। वायुमंडल, इसी को भी याद रखना है। वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो वायुमंडल होते हैं कितने? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्षोमंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस टाइप से रहता है। तो ये सब वही समताप और क्षोभ के बीच में रहता है क्या चीज़? ये आपका ओजोन परत का जो वो होता है, ओजोन लेयर वाला का, है ना। उसमें कोई परत में जो होता है क्या हो जाता है? CFC, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसे उसको ओजोन का जो लेयर होता है उसको क्या पहुंचता है? उसको हानि पहुंचता है ना। ये सब वाली घटना होती है। और फिर क्या होता है ना, उसके बाद जैसे एरोप्लेन उड़ता है, उसको किसमें उड़ता है? समताप मंडल में। तो वो सबको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी समझिए चट्टान। नेक्स्ट आता है स्थिरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थल में। पहला ऑप्शन है मरुस्थल में, दूसरा उष्णकटिबंधीय वन में, पर्णपाती वन में, टुंड्रा वन में। आपको ऐसे क्या आंसर हो जाना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, क्या होना चाहिए बाबू? बोलो। उष्णकटिबंधीय वन में, है ना। ये आप जानते हैं, पर्णपाती समझे, टुंड्रा समझ रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट आइए, अपशिष्ट जल में BOD। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो BOD है, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है ना। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है, इसी को डायरेक्ट आप इसको देख के समझ सकते हैं क्या। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, BOD जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ऑक्सीजन की खपत को, ऑक्सीजन निकाय, जैव न्यूनीकरणीय कार्बनिक पदार्थ, कुल जैविक कार्बनिक पदार्थ, है ना। अपशिष्ट जल में BOD अनुमान किसकी मात्रा को माप कर लगाया जाता है? किसकी मात्रा को मापा जाएगा बाबू? वहीं से क्लियर है इसका, ऑक्सीजन की खपत को। कि अगर पानी है तो पानी में देखिएगा कितना ऑक्सीजन है, नहीं है। आपको याद होगा जैसे मछुआरा जो होता है वो एक, क्या कहते हैं उसको, है ना, भूल रहे हैं उसको, एक ड्राम मान लो ना। वो ड्राम होता है, उस ड्राम में क्या करता है? मछली को रखता है और पानी को चेंज करता है। या फिर घर में जो मछली रखते होंगे आप, उसमें क्या कर देखिएगा, एक पाइप देता है ना, एयर के लिए, हवा जाने के लिए। ऐसा क्यों?
तो इसीलिए क्योंकि उसमें जो पानी में जो ऑक्सीजन का जितना भी उसमें रहना चाहिए था उसको खपत को वो मेंटेन करके रखेगा, इसी वजह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सर्वाधिक जैव मात्रा होती है? सर्वाधिक जैव मात्रा किसमें होती है? ट्रॉपिकल वर्षा वन में। ठीक है, देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और समझना चाहिए बाबू, ये जो होता है आपका ट्रॉपिकल वर्षा वन, ठीक है ना, तो ये जो होता है आपका, तो इसमें पहला देखिए आपका कौन सा वन है, ये शीतोष्ण वन है ना, ऑप्शन नंबर ए में। पहले चारों वन के बारे में हम जान लेंगे, ऑटोमेटिक अपन सर चारों वन के बारे में अगर आप जान लीजिएगा तो फुल से आंसर दे दीजिएगा, है ना। तो देखिए शीतोष्ण वन जो होता है, शीतोष्ण वन को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, है ना। विश्व के शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं, और ये जो वन होते हैं इसमें शंकुधारी वन इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी वो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो पेड़ पौधे किस आकार में होते हैं, तो वो होते हैं आपके शंकुआकार में। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो होता है ग्रीष्म ऋतु में गर्म, शीत ऋतु ठंडी होती है, और पर्याप्त वर्षा होती रहती है, जिससे वन जीवित रह पाते हैं। यानी कि उसका जो उसको चाहिए वो उसको मिलते रहता है, तो वो आराम से अपना जीवित रहता है। ठंडी में ठंडा मिल जाता है, गर्मी में गर्मी मिल जाता है ना, इसलिए वो अपना एकदम पूरा मस्ती में रहता है। क्या दिक्कत है? और देखिए सेकेंड आपका आ रहा है, आज मैं थोड़ा सा वो गला भी फंसा हुआ है, ठीक है ना, तो मेंटेन कीजिएगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी कर लीजिएगा। देखिए आपका ये जो है ट्रॉपिकल वर्षा वन है, तो ट्रॉपिकल वर्षा वन क्या होता है? ट्रॉपिकल वर्षा वन होता है एक घने जंगलों वाला जो होता है, ये एक जो यहाँ पे जो होता है ना, बहुत सारे जंगल रहते हैं, ठीक है, घना जंगल रहता है। ये जो होता है घना जंगल वाला क्षेत्र होता है, जिसमें ऊंचे पेड़ होते हैं। ऊंचे पेड़ जो होते हैं उसकी जो हाइट होता है लगभग 75 मीटर। कितना होता है? 75 मीटर। इसमें जो पेड़ होते हैं 75 मीटर्स के होते हैं, 75 मीटर्स होते हैं, जो पूरे वर्ष क्या करते हैं, उच्च तापमान वाले वातावरण में स्थित होते हैं, और सालाना 50 से 260 इंच बारिश प्राप्त करते हैं। यानी वो उतने में डूबे हुए रहते हैं। तो ये आपके कौन सा हो गया ये बाबू? ये आपका हो गया ट्रॉपिकल। अब आते हैं हम लोग अल्पाइन वन में, है ना। अल्पाइन, इसको और एक होता है अर्ध अल्पाइन। अर्ध अल्पाइन, ठीक है, इस दोनों को आप देखिएगा। ये जो होता है ये जो है ना, ये कहाँ पाया जाएगा? अर्ध अल्पाइन कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है हिमालय में। हिमालय वाले जो क्षेत्र होंगे उसमें ये पाया जाता है। और इसमें जो होता है इसकी ऊंचाई जो होता है ना 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। और ये जहाँ पे पाया जाता है उस जगह की विशेषता होती है कि ये जो होता है पेड़ छोटे होते हैं और हाइट में कम होते हैं, यानी कि छोटे और कम ऊंचे होते हैं। ये शंकु वृक्ष होते हैं, शंकु आकार देखने में लगते हैं। कैल, स्प्रूस भी इसका जो है ना एग्जाम्पल है। देवदारू, मतलब इसी टाइप का जो आता है। और इसके जो प्रमुख वृक्ष हैं, इसका वृक्ष भी कभी भी पूछ ले अल्पाइन वन का, तो आप बोल सकते हैं। अभी आपको मैंने तुरंत रिपीट किया, फिर से एक बार कर दे रहा हूँ। शंकु वृक्ष, कैल वृक्ष, स्प्रूस, देवदारू, etc, है ना। इस ये जो अगर पूछेगा इस फॉरेस्ट के जो प्रमुख वृक्ष, तो उसका नाम आप बता दीजिएगा। और लास्ट आपका बच रहा है टाइगा। ये जो टाइगा जो होता है, टाइगा, ये टाइगा जो होता है ना, ये टाइगा जो होता है ये एक रूसी शब्द है, ठीक है, जिसका प्रयोग सबसे पहले साइबेरिया के कोनधारी वनों के लिए किया जाता था। कुछ वन होता था वो कौन, मतलब उसका जो होता है ना, जहाँ पे वहाँ उसका पेड़ जो पाया जाता था ना, तो वो क्या होता था, जैसे मान लीजिए इस टाइप का, है ना, जो वृक्ष होता था ऐसा, और इससे ज़्यादा नोकीला होता है ना। इसको क्या मान लिया गया? माना, इसको मान लिया वही आपका कोनधारी वन। उसके बाद ये जो है इसका प्रयोग साइबेरिया के कोनधारी वनों के लिए किया जाता है। साइबेरिया के कोनधारी वन इस प्रदेश के विशिष्ट वन हैं, इसलिए यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के कोनधारी वनों के लिए भी टैगा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब समझ लीजिए टैगा क्या होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल वन। नेक्स्ट आइए, अनावश्यक प्रजनन क्षमता।
है ना। का ये आ रहा है अनावेशित प्रजनन क्षमता। ये जो अनावेशित प्रजनन क्षमता होता है इसको आप देखेंगे हम लोग, है ना। वो क्या हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा हाइट भी हो गई है। फिर सुबह 6 बजे से क्लास में लेना रहता है, 6 बजे से 11 बजे तक 6-7 पीरियड हो जाता है क्लास का, है ना, 11-12 का। फिर भी मेरे बच्चों का डिमांड था, तो बोले कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करवाएंगे, जैसे हो करवाएंगे, क्योंकि बच्चा होता है भगवान का रूप, और जो बच्चा जो ऑर्डर दे दिया तो फॉलो करना पड़ेगा। अनावेशित प्रजनन क्षमता है, किसमें हो जाएगी, जैव विविधता। नेक्स्ट, इकोसिस्टम शब्द के प्रतिपादक कौन थे। इकोसिस्टम कौन दिया था, तो आप इसका बोल सकते हैं कौन हो जाएगा इकोसिस्टम, ट्रांसले। इकोसिस्टम के प्रतिपादक कौन थे, तो ट्रांसले महोदय हैं। और आप जानते ही हैं ये जो है इकोसिस्टम के प्रतिपादक कौन हो गए, आपका हो गया ये ट्रांसले महोदय हो गए हैं। और ये जो पहला जो जैसे कि ये हैकल है, हैकल के बारे में भी हम आपको बताए थे, है ना। हैकल क्या किया था, किसका शब्द क्या था, तो हैकल जो होता है ये इसको लिख देते हैं, हैकल इकोलॉजी के लिए जाने जाते थे, है ना, इकोलॉजी के लिए। और ओडम साहब जो थे ये क्या लिखे थे, फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, एक बुक लिखे थे, फंडामेंटल ऑफ, आई थिंक इसको हम पहले बताए भी थे, इकोलॉजी। ट्रांसलेट समझ गई, इकोसिस्टम फिर नोट हो गया, देखिए जानना है। देखो बाबू, अब ये तो अब प्ले प्रैक्टिस जो था, इससे क्वेश्चन बाहर आपके एग्ज़ाम में एक भी नहीं जाने वाले, ठीक है ना। और आप इतना कर लेते हैं ये आपके लिए इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। ये जो हम जितने भी क्वेश्चन लाए थे ना, ये 8-8 लाए थे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन छोड़े जो आपको आता है ना। कोई से भी नॉर्मल वो 9-10 का बच्चा बना सकते हैं, आप तो खैर 11-12 में है। तो अब हम तो इतना मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, क्या करोगे, कम से कम इसका तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा और इसको समझ लेना। और फिर जो समझ में नहीं आएगा, हम क्लास में तो आएंगे ही, क्लास में जब आएंगे तो आप ये हमसे पूछ लीजिएगा। अब विश्वास भी नहीं हो रहा हो सकता है सर, मतलब मॉर्निंग में ही बना रहा हूँ वीडियो, तो अगर आप टाइम देखना चाहते हैं तो देख लीजिए क्या टाइम हो रहा है, देख रहे हैं 00:00 40, यानी कि 12:40 हो रहा है। और हम अभी तक आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे। आपका काम बनता है कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिससे कि कम से कम मेरा जो मेहनत लगा है, अगर आप लोग अच्छे से सफल हो जाइएगा, है ना, तो वो मेहनत मेरा हम समझ लेंगे, जो हम मेहनत की वो मेरा सफल हो गया। तो अब मेरी मेहनत को सफल बनाना आप लोगों का परम कर्तव्य भी होता है ना। तो ये आपकी मर्ज़ी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई बात नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। क्योंकि अभी जो बहुत लग रहा होगा कि रिश्तेदार सब होते हैं, अभी बहुत देखेंगे, बहुत वो हैं, मेरे ये हैं दादाजी, ये हैं वो हैं, या फिर फलाना ढिकाना जो भी होता है, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है ना। और फिर लास्ट में एक शायरी और सुना देता हूँ, फिर इसी के साथ हम लोग फिर बोलेंगे आपको बहुत सुंदर वर्ड में गुड नाइट। उससे पहले एक आप शायरी सुन लीजिए मेरे तरफ से, और इसको ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में चला हुआ है ये, और ये रियलिटी है। एक है कि गरीबी तोड़ देते हैं, गरीबी जो होता है ना वो तोड़ देते हैं रिश्ते जो खास होते हैं, गरीबी तोड़ देते हैं जो रिश्ते खास होते हैं। गैर भी आकर गले से मिलते हैं, गैर भी आकर गले से मिलते हैं, अगर पैसे पास होते हैं, अगर पैसे पास होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ फिर से अपना करना चाहूँगा, इसको लिख के अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर मैं वीडियो दूंगा, अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो मैं पढ़ते प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा, नहीं रहा तो फिर भी मैं बनाऊँगा। ये मत छोड़ना कि सोचना कि मैं तेरा जान छोड़ने वाला हूँ बाबू, मैं तो बनाऊँगा। फिर तेरा काम बनता है इसको अच्छे से रिवाइज करने के लिए। जो दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब बज भी गया एक, फिर सुबह थोड़ा सा, हम तो रोबोट तो हैं नहीं, हम भी इंसान ही हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। बाय।
गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।